नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर किरण शर्मा। मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से जो है बिलोंग करती हूं रॉयल इंस्टीट्यूट के। बच्चों, मैं आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगी कि रॉयल इंस्टीट्यूट आज की तारीख में कृषि क्षेत्र की तैयारियां जो है, एग्जाम की तैयारियां हैं, उसमें एक जाना माना नाम बन चुका है। ठीक है, रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि एक स्लोगन हो चुका है कि परीक्षा कोई भी हो, टॉपर कहां से होगा? रॉयल इंस्टीट्यूट से ही होगा। मैं आपको इनके रिजल्ट के बारे में अगर बताऊं, जो कि कृषि क्षेत्र में हमने बहुत ही उच्च श्रेणी के जो है रिजल्ट जो है बच्चों दिए हैं। कोई भी कृषि क्षेत्र से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे वो प्री पीजी का एग्जाम हो, चाहे वो डबल एओ का एग्जाम हो, रॉयल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम जो है वो लहराया है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने लेके आई हूं। जैसे जो कि जेईटी 2023 जो कि कॉलेज एंट्रेंस के लिए, ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम होता है, उसमें हमने टॉप 5 रैंक में 8 विद्यार्थी दिए थे। हो सकता है आप इनमें से आपका कोई पड़ोसी, आपके गांव का आपका सगा संबंधी हो, तो आप उनसे और भी जान सकते हैं। उमेश मीणा ने 12वीं क्लास के साथ में जो थी वो फर्स्ट रैंक दी थी। सेकंड रैंक सुरेश चंद्र गुर्जर जो थे उन्होंने दी थी। थर्ड रैंक कोमल चौधरी, बहुत ही अच्छी बच्ची पढ़ने में। हिमांशु सहाय थर्ड रैंक। आकांक्षा गर्ग, ये भी बहुत अच्छी बच्ची। राजेश मीणा, आयुषी कुमावत, दिनेश कुमार, ये कई सारे सितारे जो हैं हमारे रॉयल के चमकते। ये तो मैंने केवल जेईटी 2023 का बताया आपको। हर साल जो है ऐसा रिजल्ट रॉयल इंस्टीट्यूट देता रहा है। कई सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप रॉयल इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन ले सकते हैं। अनुशासन नंबर 1 जो है हमारा अनुशासन। गुरुकुल पद्धति पर जो है वो रॉयल इंस्टीट्यूट काम करता है। बच्चों, आज के जमाने में भी जहां पर फोन जो है, इंटरनेट का जो चस्का जो बच्चों को लग चुका है, आदत लग चुकी है, उन सब चीजों से जो है दूर रहते हुए पढ़ाई, शांत, पारिवारिक लेकिन गुरुकुल पद्धति पर कार्य करने वाला जो इंस्टीट्यूट है, एकमात्र इंस्टीट्यूट आज की तारीख में अगर हम कहें इस संभाग में, तो वो कौन है भाई? रॉयल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा यहाँ का जो है हम कहें कि जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। नंबर 3 जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है आज की तारीख में रॉयल इंस्टीट्यूट का, वो है यहाँ की फैकल्टी। तो मैं बायो डिपार्टमेंट की फैकल्टी से आपको मिलाऊंगी। हर जैसे जैसे आप वीडियोस देखेंगे, हर फैकल्टी जो है अपने अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी से आपको मिलाएगी। मैं मेरे जो बायोलॉजी फैकल्टी है उनसे आपको मिलाती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर समीर सर, ये बीएमएस किए हैं उदयपुर से, ये डॉक्टर हैं। इनका एक्सपीरियंस है 11 साल। ये मैं हूं डॉक्टर किरण मैम। ये अर्चना मैम है, मिसेस अर्चना मैम, एमएससी जूलॉजी है। एक्सपीरियंस, सबसे एक्सपीरियंस टीचर हैं हमारे यहाँ की। 16 साल इनका एक्सपीरियंस है बच्चों। डॉक्टर ओपी सर, ये आकाश इंस्टीट्यूट की एक्स फैकल्टी हैं और ये भी डॉक्टर हैं बच्चों। एक्सपीरियंस इनका है 11 साल। डॉक्टर सुरेश सर, ये भी बीएमएस है, ये भी डॉक्टर। आपको हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम फैकल्टीज मिलेगी ना, वो या तो डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टर किए हुए हैं ये, या फिर जिन्होंने पीएचडी की हुई है। सभी फैकल्टी जो हैं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट डिग्रियां लिए हुए हैं। यहाँ आइए, ये है डॉक्टर कुलदीप सर, पीएचडी की है इन्होंने उदयपुर में। एक्सपीरियंस इनका 6 साल है। ये मिसेस विजयलक्ष्मी मैम है, ये बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में की हुई है इन्होंने, और एमएससी है इनकी माइक्रोबायोलॉजी में। एक्सपीरियंस 7 इयर्स है इनका। मिस आशा मैम, ये एमएससी की है इन्होंने एमएलएसयू से, इनका एक्सपीरियंस है 6 साल। आइए, अब मैं आपको अपने बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी बच्चों। मेरा नाम है डॉक्टर किरण मैम। मैंने एमएससी और पीएचडी दोनों बॉटनी से की है। पीएचडी मेरी उदयपुर से ही है और मैं विगत 12 वर्षों से जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रही हूँ। इसके बाद आइए हम जानते हैं उस चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आइए देखिए, मैं आपको बॉटनी का कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कॉमनली बेटा इस चैप्टर को अपन कहते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन या पादप जनन के नाम से। पादप जनन, पुष्पीय पादपों में जनन, इस नाम से ये मिलेगा आपको 12th की एनसीईआरटी का। न्यू एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर 1 और पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर 2। वेटेज की बात कर लेते हैं बच्चे। वेटेज में देखे तो जेईटी के अंदर इस चैप्टर में से आते हैं 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। और सीईटी में आते हैं इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन। कि मैम ये 2 से 4 क्यों? देखो, अगर सीईटी ने इस चैप्टर में से नॉर्मल क्वेश्चंस लिए तो ये केवल 2 क्वेश्चन ही लेता है, लेकिन इस चैप्टर में से डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब डायग्राम और पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर का वेटेज कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इन चैप्टर में अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ये अपन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मतलब फ्लावर का इंट्रोडक्शन, पुष्प का इंट्रोडक्शन दूंगी। पुष्प कैसे बनता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, ऐसा सब कुछ।
एंड्रोशियम यानी कि पुमंग, जो कि आप जानते हैं ये पुष्प का नर जननांग भाग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि जो पादप है वो पराग कण यानी कि पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे करते हैं। फिर मैं आपको गाइनोशियम यानी कि झायांग यानी कि मादा जननांग भाग, पुष्प के मादा जननांग भाग के बारे में पढ़ूंगी। मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम देखेंगे कि अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पॉलिनेशन में हम देखेंगे परागण कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ। डबल फर्टिलाइजेशन, ये आवृत बीजों का एक बहुत खास इवेंट है, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं इसको। देन भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म, फिर भ्रूण का निर्माण यानी कि एम्ब्रियो, देन फ्रूट, देन सीड। ये इस चैप्टर में पूरा जो है सीक्वेंस मैंने आपको बताई है कि कौन कौन से ये मुख्य टॉपिक है जो इस चैप्टर में कवर होंगे। इसके अलावा भी कई सारे छोटे टॉपिक्स हैं जो अपन कवर करेंगे। तो आइए हम सब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं बच्चों अपन। और जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर की स्टार्टिंग जो होगी वो किससे होगी, इंट्रोडक्शन से होगी। तो किसका इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन आएगा बेटा पुष्प का, है ना। हम किसके बारे में पढ़ने वाले, सबसे पहले कि पुष्प के बारे में, कि ये पुष्प या फ्लावर जो है वो होता क्या है, कहां मिलता है, क्या सभी पादपों में पुष्प मिलता है? जरा सोचिए, बताइए, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो, क्या सभी पादपों में पुष्प मिलता है? नहीं, पुष्प केवल किसमें मिलता है, आवृत बीजी पादपों के अंदर पुष्प मिलता है। बच्चों आपको पता है पुष्प जो ये जो पादप होते हैं इनको अपन ने 5 समूह में बांटा था। कौन कौन से बांटा था? शैवाल, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन पांचों में से केवल एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी पादपों में ही क्या मिलता है, पुष्प मिलता है। पहले वाले चारों में पुष्प नहीं था। अगली चीज, पुष्प क्यों बना, आया ही क्यों पुष्प, क्या काम है पुष्प का इस धरती पर? तो बेटा पुष्प पादपों के लैंगिक जनन की संरचना है ना। लैंगिक जनन आप समझते हो। देखो लैंगिक जनन क्या है, एक्चुअल में इस चैप्टर का पूरा नाम ही है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, क्योंकि पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है बेटा, अलैंगिक और लैंगिक, है ना। अलैंगिक जनन, अगर मैं उच्च पादपों में बात करूं तो उच्च पादप जो है वो अलैंगिक जनन में जनरली कायिक जनन करते हैं, जैसे गुलाब की कलम काट के गुलाब उगाना, आलू के टुकड़े करके आलू उगाना, लहसुन की कलियों से लहसुन का पादप उगाना, ये सब अलैंगिक जनन है। लेकिन अगर मैं किसी बीज से पादप उगाती हूं तो वो कौन सा जनन होगा बच्चों? लैंगिक जनन का परिणाम है। वो जो बीज है ना वो किसका परिणाम है? वो लैंगिक जनन का परिणाम है कि नहीं। अब अगली चीज सुनो, अब मैं क्या कह रही हूं आपको कि जो आवृत बीजी पादप हैं उन्हीं के अंदर पुष्प मिलता है, और पुष्प केवल किसके लिए आया है? लैंगिक जनन करने के लिए। तो ये लाइन लिख लेते हैं सबसे पहले अपन। तो पुष्प कहां है? आवृत बीजियों में, आवृत बीजियों में मिलने वाली लैंगिक जनन की संरचना, मिलने वाली लैंगिक जनन की क्या है ये भाई? संरचना है। ठीक है, अगली चीज देखो, अब जो पुष्प है ये क्या है? अगर मैं उत्पत्ति के हिसाब से देखूं तो पुष्प क्या है? तो मैं कहूंगी कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प क्या हो गया? एक रूपांतरित प्ररोह हो गया। अब जानो प्ररोह होता क्या है? तना और पर्ण को मिलाकर क्या कहते हैं? प्ररोह कहते हैं। जमीन के जो ऊपर का भाग है ना बच्चों, वो क्या कहला रहा है? प्ररोह। देखो किसी भी पादप के 2 मुख्य भाग होते हैं। जमीन के जो नीचे वाला भाग है ये कहलाता है मूल तंत्र, और जो जमीन के ऊपर वाला भाग है ना बच्चों वो क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र। फूल तो बाद में आते हैं ना, पादप उगता है उसके तो बहुत बाद में फूल आते हैं। तो इनिशियली यानी कि तने और पत्तियों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? प्ररोह बोलते हैं। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या मतलब है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है? देखो इस चीज को समझो। जिम्नोस्पर्म तक बच्चों पुष्प नहीं थे, ये बात मानते हो आप कि जिम्नोस्पर्म तक पुष्प नहीं थे? पुष्प कहां से आए हैं? एंजियोस्पर्म थे, है ना। लेकिन जिम्नोस्पर्म में तना और पत्तियां तो थी। टेरिडोफाइटा से वास्तविक पर्ण आ चुकी है ना। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं, ये पत्ती है मान लो, ऐसे ऐसे तने पे लगी हुई है, ये तना है, ये तना है पूरा, और तने की पर्व संध्या
ये तने की क्या है, पर्व संधियां हैं। यहाँ पर पर्ण हमेशा पर्व संधि पर लगती है, आपको पता है। अब हो क्या रहा है, पुष्प बनते समय बच्चों क्या हो रहा है, ये जो तना है ना, ये संघनित हो गया और ऐसा बन गया, ये तना ऐसा बन गया, संघनित हो गया। और आज इस संघनित तने को हम जानते हैं किसके नाम से, पुष्पासन के नाम से। और इसकी हर पर्व संधियों पर अब पत्तियां नहीं लग रही हैं, अब पुष्प के चक्र लग रहे हैं, बाह्य दल पुंज लग रहा है। जो चक्र सबसे बाहर है उस पर क्या लगा, बाह्य दल पुंज। जो उसके अंदर है वो क्या है, दल पुंज। उसके अंदर जो होगा वो क्या बनाएगा, पुमंग। फिर उसके अंदर जो होगा वो क्या बनाएगा, जायांग। समझ में आ रही बात। ये हो गए पुष्प के भाग जो है ना, ये चारों भाग नाम जो लिए ना बेटा, ये क्या है, पुष्प के भाग हैं जो किस पर लगे हुए हैं, पुष्पासन के ऊपर लगे हुए हैं। देखो मेरी बात को, देखो क्या कह रही हूं मैं, पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। यहां पर क्या हुआ है, तना संघनित हो गया और संघनित होकर वो किसमें रूपांतरित हो गया, पुष्पासन पे। अब क्या हो गया, इस पुष्पासन की पर्व संधियों पर, क्या कह रही हूं मैं, पुष्पासन की पर्व संधियों पर क्या लगा, पुष्पासन की पर्व संधियों पर लगे पुष्प के चक्र या पुष्प के भाग लगे हुए हैं। समझ में आई मेरी बात ये वाली। अगली चीज सुनो, देखो अब मैं आपको बता रही हूं कि किसी भी पादप में पुष्प का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, पुष्प का निर्माण कोई अचानक से रातों रात पुष्प नहीं बन जाता है कहीं पर भी। पुष्प का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, पादप है वो परिपक्व होगा, अपनी कायिक अवस्था को क्या करेगा, पूर्ण करेगा, और वो जनन अवस्था में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अपनी अनुकूल मौसम आने पर, जब उसके पुष्पन का क्या हो रहा है बेटा, समय हो रहा है, उस समय क्या होगा, देखो सबसे पहले पादप में आएंगे हार्मोनल बदलाव। पादप में क्या होगा, हार्मोनल बदलाव आएंगे। पादप में क्या आएंगे, हार्मोनल बदलाव आए। अब जब भी हार्मोनल बदलाव आएंगे तो फिर उसकी वजह से क्या होंगे, संरचनात्मक परिवर्तन आएगा। आपको मैं बता दूं, पादप में वो कौन सा हार्मोन है जो पुष्प के निर्माण को प्रेरित करता है, तो वो हार्मोन जो है वो है बेटा फ्लोरिजन। कौन है, फ्लोरिजन। फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाला, फ्लावर को जन्म देने वाला कौन सा हार्मोन है, फ्लोरिजन। ऐसे याद रख लो। अब क्या हो गया, हार्मोनल बदलाव आए, हार्मोनल की वजह से संरचनात्मक बदलाव आए। हमारे साथ भी तो ऐसे होता है, हार्मोन में बदलाव के कारण शरीर की संरचना में परिवर्तन आते हैं, तो संरचनात्मक परिवर्तन हुए। अब क्या होगा, अब होगा पुष्पावली वृंत का निर्माण। पुष्पावली वृंत का निर्माण। पुष्पावली वृंत में आपको बता दूं, पुष्पावली वृंत होता है मतलब ये समझो वो शाखा जिस पर पुष्प लगता है। अरे वो शाखा भी तो बनानी पड़ेगी ना जिस पर पुष्प लगेगा। कई सारे पुष्प एक साथ लगेंगे तो पुष्पावली वृंत तो चाहिए ना। आपको याद हो तो कक्षा 11 में अपन ने पढ़ा था असीमाक्षी, ससीमाक्षी। थोड़ा थोड़ा याद करो, अभी याद आएगा बिल्कुल। तो वो जो असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प जिस डाली पे लगे थे वही तो है पुष्पावली वृंत। अब क्या बनेगा, अब बनेगा पुष्प आद्यक का निर्माण। ये हमारे लिए नई चीज है कि पुष्प आद्यक क्या होता है। पुष्प आद्यक पुष्प की कलिका बनने से पहले का समय है। क्या कह रही हूं मैं, पुष्पाद्यक क्या है, पुष्प की कलिका बनने से पहले का समय है ना। पहले की संरचना है वो जो पहले बनती है। कैसे दिखती है, कुछ ऐसी। शुरू में ये लीफ प्रिमोडिया ऐसा, ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया हुआ है कि कैसे दिखता है। आप तो इस वाली पे ध्यान दो। एक्चुअल में वो जो फ्लावर प्रिमोडिया यानी कि पुष्प आद्यक बोलते हैं उसको, पहले एक हरे कलर की ट्यूमर जैसी संरचना होती है, फिर वो बड़ी होती है तो वो किसमें कन्वर्ट होती है, पुष्प कलिका में, फिर थोड़ी और बड़ी पुष्प कलिका, और अल्टीमेटली वो पुष्प क्या होता है, ओपन हो जाता है, खिल जाता है। ये पुष्प आद्यक है।
और पुष्पाद्यक बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पुष्प कलिका में। पुष्पाद्यक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पुष्प कलिका में। तो पुष्पाद्यक के बाद में क्या लिख लूंगी? पुष्प कलिका का निर्माण। और पुष्प कलिका के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? पुष्प का निर्माण। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें ये सारे इवेंट लिख दिए जाएंगे और आपको इनको सही सीक्वेंस में जमाने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, फुल चांस। जैसे आपको बताऊं मैं, हमारा यहां पर जो एक PYQ होता है वो आता है कि क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि पुष्प एक रूपांतरित है, रूपांतरित तना, रूपांतरित जड़, है ना, रूपांतरित कक्षस्थ कलिका, रूपांतरित प्ररोह। तो हमको आंसर क्या चूज करना था उसमें? रूपांतरित प्ररोह। पुष्प का निर्माण कैसे होता है समझ में आई बात? आसान था, कुछ नहीं कहा। हमने कहा हार्मोनल बदलाव आएंगे, हार्मोनल बदलाव की वजह से क्या आएंगे? संरचनात्मक बदलाव आएंगे। संरचनात्मक बदलाव आएंगे तो क्या बनेगा? पुष्पावली व्रंत बनेगा। उस पर क्या बनेगा? पुष्पाद्यक बनेगा। पुष्पाद्यक किसमें कन्वर्ट होगा? पुष्प कलिका में। और अल्टीमेटली पुष्प कलिका किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पुष्प में। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं पुष्प के भाग। क्या पढ़ेंगे अपन? पुष्प के भाग पढ़ेंगे अब अपन। देखो, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प के भाग। देखो, ओवरऑल पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग। बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग। लेकिन इन चारों चक्रों को अपन ने मोटे मोटे तौर पर 2 भागों के अंदर बांट लिया है। कौन से वो 2 भाग? देखो, 2 चक्र समझ लो एक तरह से, सहायक चक्र और जनन चक्र। सहायक चक्र और जनन चक्र। देखो, सहायक चक्र और जनन चक्र क्या है? हमने क्या कहा? पुष्प का मेन काम क्या है? लैंगिक जनन करना। और लैंगिक जनन के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत होती है। कौन सी 2 चीजें चाहिए हमको? पहली चीज जो हमको चाहिए नर युग्मक, दूसरी हमको क्या चाहिए? मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण कौन करते हैं? जनन चक्र, है ना। जनन चक्र जिसमें क्या शामिल है? पुमंग और जायांग, ये शामिल है। तो ये अगर मुख्य है तो इस लैंगिक जनन में जो सहायता करेंगे वो दोनों क्या होंगे? सहायक चक्र। कौन से होंगे वो? बाह्य दल पुंज और दल पुंज। ये क्या सहायता करते हैं बच्चों? देखो, बाह्य दल पुंज होते हैं हरे कलर के और ये कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करते हैं। और दल पुंज जो होते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। और ये क्या करते हैं? परागण की क्रिया के लिए कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित। आइए अब अपन एक चित्र के माध्यम से पुष्प की संरचना को पढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने ये एक पुष्प की क्या है? संरचना है। ठीक है, इस पुष्प में जो मैंने बोला अभी वो सारे भाग हैं। सबसे पहले नीचे देखिए, आपको ये पुष्प का डंठल दिख रहा है? क्लियर? ये रहा। ये क्या है? पुष्प का डंठल। ये कहलाता है बेटा पुष्प व्रंत। क्या कहलाता है ये? पुष्प व्रंत। पुष्प का डंठल क्या कहलाता है? पुष्प व्रंत कहलाता है। जैसे पर्ण का डंठल पर्ण व्रंत कहलाता है, पुष्प का डंठल पुष्प व्रंत कहलाता है। ऊपर बढ़े आगे। ठीक है, पुष्प व्रंत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पुष्प व्रंत से आगे बढ़े तो ऊपरी फूला हुआ भाग, पुष्प व्रंत का ऊपरी फूला हुआ भाग, ये कहलाता है बेटा पुष्पासन। क्या कहलाता है? पुष्पासन। पुष्प का आसन, पुष्प का आधारीय भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन। इंग्लिश में इसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस नाम कहाँ सुना? पुष्पासन नाम कहाँ? ये जो पुष्पासन है, जैसे में आपने पुष्पासन नाम कहाँ सुना? जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, पुष्पासन नाम सुना है आपने एप्पल का खाने योग्य भाग। बाकी सारे फलों में हम जो खाते हैं ना बेटा, वो अंडाशय की भित्ति यानी कि फल की भित्ति खाते हैं, लेकिन सेब के अंदर हम क्या खाते हैं? सेब के अंदर हम खाते हैं उसका पुष्पासन। ठीक है, चलिए अब बात करें सहायक चक्र की। सहायक चक्र में ये जो भाग है, ये आप देख लो जिसको लिखा है बाहरी दलपुंज, वो बाह्य दलपुंज है। जो पुष्प का हरा पंखुड़ियां होती हैं वो क्या होती हैं? बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज हरा भाग। ठीक है, एक्चुअल में पुंज वर्ड अपन यूज करते हैं पुष्प के सभी बाह्य दलों के लिए।
सभी बाह्य दलों को अगर आप एक साथ बोलते हो तो वो बाह्य दल पुंज है, लेकिन उसमें से किसी एक को लेते हैं तो वो केवल बाह्य दल कहलाता है। अब ये पुष्प का रंगीन भाग, ये पंखुड़ियां, ये कहलाती हैं दल। ये क्या कहलाती है? दल। ये पुष्प की पंखुड़ी लिखा है ना, ये क्या है? इसकी दल है। एक पंखुड़ी निकालो गुलाब की तो वो दल, और उसमें सभी पंखुड़ियों को एक साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे? दलपुंज। ठीक है, अब आ जाओ पुष्प के नरजन्नांग भाग पे, जिसको अपन कहते हैं पुमंग। और पुमंग की एक इकाई जो है वो क्या कहलाती है? पुंकेसर। तो देखो, किसी भी पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपरी चौड़ा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? परागकोश, और लंबा डंठल जो होता है वो कहलाता है पुतंतु। ऊपरी भाग परागकोश, नीचे वाला भाग पुतंतु। अगली चीज देखो, मादा जन्नांग भाग पे आ जाओ। टॉप वाला पार्ट वर्तिकाग्र, लंबी नलिका वर्तिका, आधारीय फूला हुआ भाग अंडाशय। आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। और इस अंडाशय में कौन होते हैं? बीजांड, जो कि निषेचन के बाद किसमें कन्वर्ट होते हैं? बीज में। बीजांड कन्वर्ट होते हैं बीज में, और अंडाशय कन्वर्ट होता है फल में। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ऐसे ही मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, चित्र के माध्यम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, 3D व्यूज के हिसाब से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है बच्चों। यहाँ पर हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। मैं जो बॉटनी पढ़ाती हूँ, बच्चों को लगता है बॉटनी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बॉटनी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो है वो बॉटनी पढ़ते हैं। जहां जहां जरूरत होती है वहां डायग्राम लेते हैं, वीडियो दिखाते हैं, ताकि बच्चे को किसी पॉइंट पे डाउट रहे ही नहीं। आइए आगे पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। तो ये पुष्प के भाग हो गए बच्चों। अब पुष्प के सभी भागों को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसकी? बाह्य दल पुंज की। पुष्प के भाग में किसको ले रही हूं मैं? बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? कैलिक्स। बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? कैलिक्स कहते हैं। सुनो अगली चीज मेरी बात, देखो, ये जो बाह्य दल पुंज या जो कैलिक्स है ना बच्चों, इसमें क्या है? ये है पुष्प का सबसे बाहरी भाग। कौन सा भाग है ये? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है ये। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, जिसकी एक इकाई क्या कहलाती है? बाह्य दल पुंज की एक इकाई क्या कहलाएगी? बाह्य दल। इंग्लिश में इसको सेपल बोलते हैं। रंग कैसा होता है इसका? हरा। कार्य, कार्य क्या बताओ? कोई भी कली आपको कौन सा रंग की दिखती है? हरे रंग की, क्योंकि उसकी बाहर से सुरक्षा किसने की है? बाह्य दल पुंज ने की है। तो बताओ बाह्य दल पुंज का कार्य क्या हो गया? बाह्य दल पुंज का कार्य हुआ कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा। कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा। ठीक है, एक काम और है कलिका अवस्था का, अरे बाह्य दल पुंज का। तुम्हें पता है क्या कार्य? कलिका अवस्था में जो ये बाह्य दल पुंज है उसका, ये सुरक्षा तो करवा ही रहा है, साथ में ये हरा है ना, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता भी रखता है। लेकिन अगर पूछे कि इन दोनों में से मुख्य कार्य क्या है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करना मुख्य काम इसका नहीं है, वो तो पत्तियों का है मुख्य कार्य। तो इसका तो मुख्य कार्य क्या है? कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा। आ जाओ नंबर 2 पढ़ लेते हैं, दलपुंज। बड़ा इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन कोरोला। ठीक है, ये है पुष्प का रंगीन भाग। कौन सा भाग है ये? पुष्प का रंगीन भाग। कलरफुल पार्ट है ना ये पुष्प का। इसकी इकाई अगर बाह्य दल पुंज की एक इकाई बाह्य दल थी, तो दल पुंज की एक इकाई क्या कहलाएगी? वेरी गुड, दल। और दल को इंग्लिश में कहते हैं पेटल। चलो कार्य बताओ जल्दी से, सोचो 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 भाई सोचो। दल पुंज का कार्य क्या होगा? हाँ, क्या होगा? परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना। लिख ले जल्दी से ये काम। परागण की क्रिया के लिए
कीटों को आकर्षित करना। परागण की क्रिया के लिए कीटों को क्या करना बच्चों? आकर्षित करना। समझ में आई बात? बाय दलपुंज सुरक्षा, दलपुंज कीटों को आकर्षित करना ताकि क्या हो, कीट आए, पुष्प रस पिए और साथ में परागण की क्रिया भी कर दे ताकि निषेचन हो और बीज बना सके पादप। ठीक है, चलो अब अपन पुष्प का तीसरा भाग पढ़ेंगे। जानते हो वो भाग कौन सा होगा पुतो? अब अपन जनन चक्र पे प्रवेश करें क्योंकि ये ही जो यहां से एक्चुअल में चैप्टर की जो मेन बॉडी स्टार्ट हुई है, जो मुख्य भाग जो है चैप्टर का स्टार्ट हुआ है वो यहां से हुआ है। ठीक है, और वो मैं लिखूंगी क्या? पुमंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसको? एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, पुमंग या एंड्रोशियम। ये क्या है? देखो ऐसा दिखता है तुम्हें, मैं यहां मेंशन कर लेती हूं इसको। पुमंग या एंड्रोशियम। पुंकेसर कहते हैं इसकी एक इकाई को। आपको ये जो संरचना दिख रही है वो किसकी दिख रही है? पुंकेसर की दिख रही है। देखो क्या है ये, सबसे पहले बात जान लो, ये पुष्प का नर जननांग भाग है। इसकी एक इकाई जो है वो पुंकेसर या स्टेमन कहलाती है। क्या कहलाती है वो? पुंकेसर या स्टेमन। ये दिख रहे हो आप, ये पुंकेसर स्टेमन है ना। इस पुंकेसर या स्टेमन के दो मुख्य पार्ट होते हैं। देखो एक तो ये हो गया, ये दिख रहा है आपको, ये कहलाता है बेटा पूतंतु। क्या कहलाता है ये? बोलो बोलो, क्या कहलाता है ये? पूतंतु। और ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? परागकोश। पहले बात पूतंतु की कर लेते, पहले मैं यहां लिख लूं। एक होता है पूतंतु और उसके सिर पर जो होता है वो कौन होता है? परागकोश, एंथर कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब पूतंतु जो है ये है क्या? तो हम कहेंगे भाई लंबा डंठल नुमा भाग है। कैसा भाग है भाई? लंबा डंठल नुमा भाग है। ठीक है, अगली चीज सुनो। नंबर 2 वाली बात यह है कि इस पूतंतु का अंतिम सिरा, ये वाला, इस पूतंतु का अंतिम सिरा कहां जुड़ा होगा बताओ? अगर इस डायग्राम में तुम देखोगे तो ये पूतंतु का अंतिम सिरा जा रहा है और किससे जुड़ रहा है? पुष्पासन से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? पुष्पासन से। लेकिन बच्चों कई सारे ऐसे पुष्प भी होते हैं जिसमें पूतंतु दल से भी जुड़ा हुआ होता है। क्लास 11 में तुमने पढ़ा है ना। क्लास 11 में जब मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं दल लगनी पुंकेसर, जिसमें पुंकेसर किससे जुड़े हुए होते बच्चों? दल से। तो इसको यहां लिख लेते हैं अपन कि इसका अंतिम भाग किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से या दल से जुड़ा होता है। और इसी के ऊपरी सिरे पे कौन लगा हुआ है? परागकोश। देखो ये परागकोश क्या है? ये परागकोश ही सबसे खास बात है क्योंकि पराग कण इस परागकोश के अंदर ही बनते बच्चों। ये परागकोश जो है ये इस पूतंतु के दूरस्थ भाग पर लगा होता है। ये भी आपका क्वेश्चन है भाई एग्जाम का, दूरस्थ भाग पर लगा होता है। पीवाईक्यू है ये भी, है ना, कि पूतंतु के दूरस्थ भाग पर लगा हुआ जो है वो संरचना कहलाती है, ऐसे करके। तो अपन को आंसर क्या चूज करना था? परागकोश आंसर चूज करना था अपन को। क्लियर? चलिए अब मैं अगली चीज पढ़ रही हूं। अब अपन को जो डिटेल स्टडी बच्चों जो अपन को करनी है ना, वो तो इसकी करनी। किसकी? इस परागकोश की। तो आओ अपन हेडिंग डालें परागकोश। ये आपको ये समझ में आ गया परागकोश। अब आपको परागकोश का ये अनुप्रस्थ काट भी दिख रहा है। इस अनुप्रस्थ काट को ही अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये लिखा अपन ने परागकोश। देखो
अगर अपन सामने से आप किसी पराग कोश को देखोगे ना, वो ऐसा दिखेगा, ऐसा 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 दिखता है। ये जो है ना, ये दोनों पराग कोश की पालियां कहलाती हैं बच्चों। एक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं। देखो अपन पराग कोश के लिए कितने वर्ड यूज करते हैं? द्विपालित, द्विकोष्ठी, चतुर्कोणीय और चतुष्क लघु बीजाणु युक्त। चारों शब्दों का मतलब समझो बड़े आराम से। देखो, द्विपालित मतलब हर पराग कोश में कितनी पालियां हैं? 2 पालियां हैं। हर पराग कोश, प्रत्येक पराग कोश में 2 पालियां होती हैं। हर पराग कोश में कितनी पालियां होती है? 2। ये रही 1, नंबर 2। द्विकोष्ठी क्या होता है? देखो, एक्चुअल में अगर मैं इस पराग कोश को अनुप्रस्थ काटूं ऊपर से देखें तो वो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब अपन ने क्या किया, इस जो पराग कोश था उसको ऐसे काटा और यूं देख रहे हैं। तो ये दोनों तो क्या है? इसकी पालियां। और हर पाली के अंदर वापस ये दोनों क्या है? इसके कोष्ठ। आप इसको एक आसान से उदाहरण से यूं समझो बच्चे कि एक घर है, उसका गेट एक ही है। आप घर में गेट खोल के अंदर गए, आपने कहा अरे अरे घर तो बाहर से एक दिख रहा है लेकिन अंदर से तो ये 2 भाग में बटा हुआ है, एक जैसे 2 भाग। फिर आपने कहा कि आपने किसी भी एक भाग में प्रवेश किया तो आपने कहा अरे ये भाग जो है अंदर से इसमें 2 कमरे हैं, बाहर से एक लग रहा है लेकिन अंदर से कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। तो ओवरऑल उस घर के अंदर कितने कमरे हो गए? 4 कमरे के अंदर। उस घर के अंदर भाग कितने थे? 2। हर भाग में कमरे कितने थे? 2। तो सेम ये क्या हुआ कि पराग कोश में पालियां कितनी है? कि 2। कि हर पाली में कोष्ठ कितने हैं? कि 2। ऐसे। तो द्विकोष्ठी का क्या मतलब है? प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। कि प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं। चतुर्कोणीय, अरे अगर इसको अपन ने काटा है तो इसके 4 कोने दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं? कि अनुप्रस्थ काट में ये चतुर्कोणीय दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट में कोई भी पराग कोश कितना दिखाई देता है? चतुर्कोणीय। अब देखो 2 पालियां, हर पाली में 2-2 कोष्ठ और हर कोष्ठ में एक एक लघु बीजाणु धानी रखी हुई है। कि भाई ये क्या होता है? आप अभी के लिए इतना समझो कि लघु बीजाणु धानी एक पाउच है, एक थैली है जिसमें एक्चुअल में पराग कण का क्या होता है? निर्माण होता है। तो टोटल 4 हो गई ना। देखो 1, 2, 3 और 4। तो हम क्या कहेंगे? प्रत्येक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। 4 लघु बीजाणु धानियां होती है। प्रत्येक पराग कोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है भाई? 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक है, डन। आ जाओ, ये देखो आपके लिए मैंने एक पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र लिया है। ये पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का क्या है भाई? चित्र है। देखो इसमें से ये दोनों क्या हो गई? पालियां। ठीक है, हर पाली में ये दोनों क्या हो गए? कोष्ठ। हर पाली में ये दोनों क्या हो गए बच्चों? कोष्ठ। ये क्या है बेटा? ये योजी कहलाता है। ये रहा योजी, ये योजी जो दोनों पालियों को कनेक्ट करता है ना, वो योजी है। ये यहां दिखता है अपन को। ये क्या है? योजी। ठीक है, हर एक में क्या रखी हुई है? एक एक लघु बीजाणु धानी। ये क्या है? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी रखी हुई है एक एक। ओके, नेक्स्ट चीज देखो। अब आपको ये ध्यान रखना है
कि ओवरऑल इस परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां हो गई? 4। कितनी लघु बीजाणु धानियां हो गई? 4। इसलिए इसको अपन ने चतुष्क लघु बीजाणु धान्य युक्त कहा था। अब बेटा इसके अंदर अपन परागकोश की भित्ति पढ़ेंगे, मतलब ये लघु बीजाणु धानी है ना जिसमें परागकण बनेंगे। देखो अपने बना भी रखा है इसने। एक्चुअली लघु बीजाणु धानी के अंदर अभी तो परागकण नहीं बने, अभी तो कोशिकाओं का ऐसा उत्तक भरा हुआ पूरा। इसका नाम है बीजाणु जन उत्तक। क्या नाम है इसका? बीजाणु जन उत्तक जो है इसका नाम है। ठीक है, अगली चीज सुनो, ये जो बीजाणु जन उत्तक है ना, एक्चुअल में यही पराग कणों का क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक, अब अपन को पढ़नी है परागकोश की भित्तियां। दीवार तो बेटा वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। देखो ये नंबर 1, ये वाली नंबर 1, ये वाली नंबर 2, ये वाली नंबर 3 और ये वाली नंबर 4। ओवरऑल 4 है। अगर यहां नहीं दिख रही तो यहां देखो, डार्क ग्रीन कलर की जो दिख रही है वो सबसे पहले वाली है, लाइट ग्रीन कलर जो दिख रही है वो दूसरे नंबर की है, ये है तीसरे नंबर की और ये है चौथे नंबर की। समझ में आ रही बात? सबसे नंबर 1 वाली का नाम है बेटा अधिचर्म। क्या नाम है? और चर्म हमेशा एकल स्तरीय होती है। कितनी होती है? एकल स्तरीय। और इसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। डायग्राम वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, समझ में आई बात? डायग्राम वाला क्वेश्चन आया हुआ है। डायग्राम दे दिया था परागकोश की भित्तियों का और ABCD करके दे दिया था और हमको सही भित्ति की पहचान करनी थी। अधिचर्म हो गया, एकल स्तरीय, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट परत है ये, इसका नाम है अंतस्थीसियम। क्या नाम है? अंतस्थीसियम। इसका काम है परागकोश के स्फुटन में सहायता करना। अब परागकण बन जाएंगे तो परागकोश फूटेगा ना, तभी तो परागकण बाहर आएंगे। तो ये क्या करेगा? परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। तीसरे नंबर की जो आप परत देख रहे हो बेटा, इसका नाम है मध्य परत। क्या नाम है? मध्य परत। और इसकी एक ही खास बात है कि ये परत बहुस्तरीय होती है, बाकी सब एकल स्तरीय होती है, ये परत बहुस्तरीय है। अब मैं बात कर रही हूं चौथे नंबर की परत पे, ये वाली, ये दिख रही है आपको चौथे नंबर की परत। ये बड़ा ये सबसे इंपॉर्टेंट परत है, इसीलिए इसको मैं अलग कलर से लिखूंगी। नाम है इस परत का टेपिटम। क्या नाम है? टेपिटम। क्या क्या खास बातें देखो, एक्चुअल में ये परत पराग कणों को पोषण देती है। अंदर जो पराग कण बनेंगे ना, ये उनको क्या देती है? पोषण देती है। तो अब ये पोषण देने के लिए क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन जो भी केंद्रक है वो कैसे होंगे? बहु केंद्रकीय, एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं इसके पास। गाढ़ा जीव द्रव्य होता है। अरे भाई कोई भी कोशिका दूसरे को तब पोषण दे पाएगी ना जब वो खुद पोषण से भरपूर होगी। तो जीव द्रव्य कैसा रखना पड़ेगा? गाढ़ा रखना पड़ेगा। और बहुगुणित, गुणसूत्रों की संख्या भी ज्यादा होती है, अगुणित या द्विगुणित नहीं, बहुगुणित है। तभी तो ये जो टेपिटम है ये क्या कार्य कर पाएगी? ये विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करने का काम कर पाएगी। क्या काम कर पाएगी? विकासशील पराग कणों को पोषण देगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन।